नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे संधि की। स्वर संधि के हमने 5 भाग पढ़ लिए हैं। अब हम अगला भाग पढ़ेंगे आज छठा, पूर्व रूप संधि। और अपने स्वर संधि के 2 ही भाग शेष है, पूर्व रूप और पर रूप। तो आज हम बात करेंगे पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप नाम से ही परिभाषा ज्ञात है। पूर्व का मतलब होता है पहला, रूप स्वरूप। तो पूर्व रूप का मतलब है कि जिसका पूर्व का जो रूप है, यानी जो पहला अर्थात पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तो वो पूर्व रूप होता है। इसका क्या सूत्र है, क्या व्याख्या है और क्या इसकी हिंदी में परिभाषा है, तो देखिए। तो विद्यार्थियों, इसका सूत्र है एंग पदांतात अति। एंग पदांतात अति। जब हम इनको अलग करेंगे तो इनमें से क्या निकलेगा? एक तो हो जाएगा एंग, दूसरा पदांत और अगला है अति। पदांतात और अति। तो इसमें आपको 2, एक तो एंग और दूसरा अति, इन 2 शब्दों का ध्यान रखना है और इनकी परिभाषा आपको समझनी है। मूल यही है इसमें। और इसकी व्याख्या क्या कहती है, देखिए। पदांतात एंग अति परि पूर्व रूपम एकादेश्यात्। इसका मतलब यह है कि पदांतात यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी पदांत जिसको हम बोलते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? एंग। एंग का मतलब है विद्यार्थियों ए और ओ। एंग एक प्रत्याहार है जिसमें 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए और ओ। तो क्या कहा है कि पदांतात एंग यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ओ, इन दोनों में से कोई भी हो, और इसके परे यानी बाद में, और इसके बाद में, किसके बाद में? ए या ओ के बाद में क्या हो? अति। अति का मतलब है विद्यार्थियों अवर्ण। अति यानी अ। तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? पूर्व रूपम एकादेश्यात्। पूर्व रूपम का मतलब है पहले का रूप, एक आदेश के रूप में ही स्यात् यानी हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर पदांत ए या ओ हो और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर अ आया हुआ है, क्या आया हुआ है? अ आया हुआ है, तो पूर्व का जो वर्ण है यानी ए या ओ जो भी वर्ण है वह यथावत रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यही है पूर्व रूप। और हिंदी में इसकी परिभाषा कुछ इस तरह होगी, देखिए। यदि पदांत के ए ओ के बाद में हरिस्व ओ हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व स्वर ही शेष रहता है तथा अ के स्थान पर अवग्र हो जाता है। यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, यह अवग्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अवग्र। और इस अवग्र को अ के रूप में बोला जाता है। किसके रूप में बोला जाता है? अ के रूप में। जैसे पूरा समझ लीजिए इनको। क्या होगा कि यदि पदांत यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पदांत यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए या ओ, या तो ए होगा या ओ होगा, दोनों में से कोई एक वर्ण होगा, और इसके बाद में हरिस्व अ वर्ण आया हुआ है। यानी कौन सा वर्ण आया हुआ है इनके बाद में? अ आया हुआ है। तो पूर्व पर के स्थान पर, तो यानी पूर्व और पर यानी पहला और बाद वाला, दोनों में से जो पूर्व का जो वर्ण है वही शेष रहेगा, और जो बाद में अ आया हुआ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो अ है, उस अ के स्थान पर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? अवग्र हो जाएगा। यही पूर्व रूप संधि है। इसके उदाहरण देखिए, बहुत सरल है, सबसे सरल है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है और संधि बनाने में भी इस सबसे सरल यही है। कैसे? देखिए। तो इसका पहला नियम यह है कि पदांत ए हो। क्या हो विद्यार्थियों? ए। और इसके बाद में अगर अ आया हुआ है तो क्या होगा कि जब संधि बनेंगे तब जो ए है, इस ए का तो ए ही रहेगा। जिस वर्ण के साथ में ए जुड़ा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। पूर्व रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को नहीं
करना है। और आगे विद्यार्थियों जो अ आया हुआ है इस अ का बन जाएगा अवग्र। जैसे एते धन अपि, तो एते पदांत क्या है विद्यार्थियों? एते ए है और ए के बाद में अ, तो हमें क्या चाहिए कि पदांत ए हो और उसके बाद में अ होना चाहिए। तो एते पदांत ए है और इसके आगे अ आया हुआ है, तो जो पहला जो शब्द है पूर्व का जो रूप है वो यथावत रहेगा। पूर्व का रूप क्या है? एते है, तो एते का एते लिखेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और आगे जो अपि दिया हुआ है उस अपि का अपि ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, बल्कि करना क्या है कि ये जो अ है इस अ का हमें अवग्र बनाना है। क्या करना है विद्यार्थियों? इस अ का अवग्र बनाना है। तो क्या बन जाएगा? एते अपि। इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, एते धन अपि, और जब संधि बने तो भी ये ऐसे ही बनेगा, एते अपि। ये अपि है, अपि का अपि ही रहा है, बट करना क्या है कि ये जो अ है इसका हमें क्या बनाना है विद्यार्थियों? अवग्र। तो बहुत ही आसान है। इसकी पहचान हमें क्या हो जाएगी कि अगर किसी शब्द के मध्य में आपको अवग्र दिखाई दे, क्या दिखाई दे विद्यार्थियों? अवग्र। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो अवग्र दिखाई दे रहा है इसे पूर्व ए या ओ स्वर होना जरूरी है। अगर इस अवग्र से पूर्व ए या ओ आया हुआ है तो वहाँ पर सदा कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों? पूर्व रूप। कौन सी होगी? पूर्व रूप। अगला देखिए, हरे धन अव, पदांत क्या है? हरे ए है, ए के बाद में आगे अ आया हुआ है तो पूर्व रूप यथावत रहेगा, हरे का हरे ही रहेगा। अब ये जो आगे अव दिया हुआ है इस अव को अव लिखना है, बट करना क्या है कि जो अ है इसका क्या बनाना है अपने को? अवग्र, और अपना रूप हो जाएगा हरे अव। अगला है ग्रामे धन अस्मिन, तो क्या बन जाएगा? ग्रामे अस्मिन। जैसा रूप है वैसा ही रहेगा, बट इस अ का क्या बनाना है? अवग्र बनाना है। तो ये हो गया अपना पूर्व रूप संधि का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है वो देखिए कि ओ प्लस अ, यानी अगर ओ के बाद में अ आ रहा है, यानी पदांत क्या है विद्यार्थियों? ओ है। पदांत क्या है? ओ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ओ है और उसके बाद में अ आ रहा है तो पूर्व के रूप में अपने को किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि ये जो बाद में अ आया है इस अ का क्या बनाना है? अवग्र। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कि सदा ये जो अ का अवग्र बन रहा है उससे पूर्व क्या होना चाहिए? या तो ए होना चाहिए और या फिर ओ होना चाहिए। जैसे को धन अपि, क्या है विद्यार्थियों? को। तो को में पदांत क्या है? ओ है, और ओ के बाद आगे क्या आया है? अ। तो को का को ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, और आगे जो अ है इस अ का क्या बना देना है? अवग्र। तो को धन अपि अपना रूप बन जाएगा को अपि। भानो धन अपि, भानो पदांत ओ, आगे अ आया है तो भानो का भानो ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आगे अपि में ये जो अ है इसका क्या बनाना है? अवग्र, और रूप बन जाएगा भानो अपि। अगला है शिवो धन अर्चे, तो पदांत क्या है? ओ, और आगे क्या है? अ, तो ओ का ओ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो अ है इसका क्या बना देंगे? अवग्र, और अपना रूप बन जाएगा शिवो अर्चे। अगला है सो धन अपि, तो पदांत क्या है? सो। ओ है और ओ के बाद में आगे क्या आया है? अ, और अपने को जरूरत भी किसकी है? अ की है, तो इस सो का क्या रहेगा? सो ही रहेगा, और आगे जो अपि में अ है इसका क्या बना देंगे? अवग्र, और अपना रूप बन जाएगा सो अपि। तो विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि सुनने में नहीं है, लेकिन बहुत ही सरल संधि है, बहुत ही आसान है। तो अपनी ये पूर्व रूप संधि यही समाप्त। हम आगे पढ़ेंगे अभी पर रूप संधि। तो विद्यार्थियों देखिए क्या है पर रूप संधि। पर रूप, पर का मतलब होता है बाद वाला, और रूप यानी पर रूप का मतलब है कि जिसका बाद वाला रूप, एक तो पूर्व रूप होता है और एक पर रूप होता है। यानी जो धन यानी जो प्लस उसके बाद वाला जो रूप है, दूसरा रूप है, वह जैसा है वैसा ही रहे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, बल्कि वह पूर्व के साथ में जुड़ जाए, तो वह होता है पर रूप। बाद वाला रूप जैसा है वैसा ही रहे और वह पूर्व के साथ में जुड़ जाए, तो वह होती है पर रूप संधि। तो देखिए विद्यार्थियों क्या इसका सूत्र है
क्या उदाहरण है और क्या इसकी परिभाषा है। तो इसका पहला सूत्र है विद्यार्थियों, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम यानी हमने इसे पूर्व में जो पूर्व रूप संधि पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था एंग पदांतात अति, तो उसमें हमने एक शब्द पढ़ा था एंग, और यहाँ पर आया है विद्यार्थियों एंगी। क्या आया है? एंगी, और पूर्व में आया था एंग। तो वो एंग और ये एंगी दोनों एक ही शब्द है। एंग का मतलब भी एंग प्रत्याहार है और एंगी का मतलब भी एंग प्रत्याहार है। और एंगी इसका मतलब है कि ए और ओ, ए और ओ, लेकिन ये ए और ओ कहाँ होने चाहिए? पर रूप में, यानी पदांत के बाद नहीं बल्कि दूसरे शब्द के पूर्व में होने चाहिए। और पूर्व रूप में हमने पढ़ा था एंग पदांतात अति। पूर्व रूप में तो क्या होता है कि ए और ओ पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगी पर रूपम, एंगी का मतलब है ए और ओ, पर रूपम का मतलब है बाद वाले रूप, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ए या ओ है तो देखिए इसकी पूरी व्याख्या क्या है विद्यार्थियों। व्याख्या इसकी ये कहती है कि अवर्णांतात उपसर्गाद एंग आदो धातो परे पर रूपम एकादेश स्यात्, यानी अवर्णांत अवर्ण अंत उपसर्गाद कहने का मतलब है कि जो अवर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग, अवर्णांतात उपसर्गात का मतलब है अवर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग, यानी ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ आया हुआ हो, ऐसा उपसर्ग जो अ से अंत, ऐसा उपसर्ग जिसका अ से अंत हो रहा है वह होता है अवर्णांतात उपसर्गात। और इसके परे यानी बाद में अगर पहला जो शब्द है या पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है, और वो भी अ किसका है? किसी उपसर्ग का होना चाहिए, यानी पहला शब्द कोई उपसर्ग है, पहला शब्द या पूर्व रूप कोई उपसर्ग है, और उसके बाद में एंग आदु धातु, एंग आदु, एंग आदु, एंग का मतलब है ए और ओ, और आदु का मतलब है आदि, आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी प्रारंभ। तो पहला पद कोई उपसर्ग है और उसके बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? जो पर रूप है वो एक आदेश के रूप में होगा। यथा हिंदी में क्या है देखिए, यदि पदांत अवर्णांत उपसर्ग हो, कहने का मतलब पदांत यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, या जो पहला शब्द ही क्या है? अवर्ण से अंत होने वाला कोई उपसर्ग है, यानी पहला शब्द कोई और उपसर्ग है, और वो भी कैसा उपसर्ग है कि अ से अंत होने वाला हो, और उसके बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली अगर कोई धातु है, तो विद्यार्थियों जो पर रूप है वो एक आदेश होता है, यानी बाद वाला जो रूप है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बल्कि पूर्व का जो रूप है वही वैसा ही रहेगा, बल्कि बाद वाला जो जैसा है वो पूर्व के साथ में जुड़ जाएगा, और वो जुड़ करके एक आदेश के रूप में, एक आदेश का मतलब है दोनों एक हो जाएगी। जैसे प्रधन एजते, क्या बन जाएगा? प्रेजती। तो प्रासम अव अनु ये सारे विद्यार्थी क्या है? उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग है, और प्र भी कैसा उपसर्ग है? अवर्णांत। प्र ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। तो प्र एक उपसर्ग है और वो भी कैसा है? अ से अंत होने वाला उपसर्ग है। और इसके बाद में क्या आ रहा है विद्यार्थियों? एज दे, यानी ए से शुरू होने वाली कोई धातु, एज धातु। तो ए से शुरू होने वाली एद धातु होती है एद, और एद धातु कैसे शुरू हो रही है? ए से शुरू हो रही है। तो जो बाद का जो रूप है वो पूर्व के साथ में सीधा जुड़ जाएगा। तो प्र के साथ में अगर ए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? प्रे, और जते का जते, यानी पूर्व रूप के साथ में जो पर रूप है वो जैसा है वैसा यथावत उसको जोड़ देंगे, साधारण संधि कर देंगे। तो प्रधन एजते क्या बन जाएगा? प्रेजते। उपधन ओस्ती, उप क्या है विद्यार्थियों? उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? अ से अंत होने वाला उपसर्ग है। और इसके बाद में क्या आया है? ओस्ती, यानी ओ। तो मैंने लिखा भी क्या है?
कि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली। ऐसे ही धातु हो, या तो वो ए से शुरू हो रही है और या ओ से शुरू हो रही है और उसके प्रारंभ में क्या है, कोई अंत वाला उपसर्ग है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, पररूप। तो उपधन ओस्ति क्या बन जाएगा, उपोस्ति। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कि पर रूप संधि का अगर आपके एग्जाम में कोई उदाहरण पूछ लिया जाता है, भले ही वो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, तो मैं विद्यार्थियों आपको गारंटी देता हूँ 100% की, अगर पर रूप का कोई उदाहरण पूछा है तो इन दोनों से तीसरा उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, ये अपनी गारंटी है। पिछली कक्षाओं में भी मैंने बताया था, जब अपनी अभी जो 10th क्लास में विद्यार्थी है, यानी जो अभी जिनके 2 एग्ज़ाम बाकी है, यानी वो 11th में आने वाले हैं, जब उनको मैंने ये संधि पढ़ी तो उन्होंने बोला कि सर 2 उदाहरण लेकर है, 2 उदाहरण से क्या होगा। मैंने कहा बेटा गारंटी है, अगर 2 से तीसरा उदाहरण नहीं आएगा तो क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, कॉन्फिडेंस, और आपका प्रेजित या उपोस्ति से बाहर उदाहरण नहीं जाएगा। और अर्धवार्षिक में विद्यार्थियों ये प्रेजित उदाहरण आया था, और अभी जो 10वीं में है उनको भी मैं गारंटी देता हूँ कि निश्चित ही अपने प्रेजित या उपोस्ति के अलावा दूसरा उदाहरण नहीं आएगा। और आगे इसमें और भी एक दूसरा ये दिया हुआ है, ये सूत्र नहीं बल्कि ये वार्तिक है, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। तो विद्यार्थियों ये एक सूत्र नहीं बल्कि ये वार्तिक है। एंगी पर रूपम ये तो सूत्र है, लेकिन विद्यार्थियों ये क्या है, ये वार्तिक है। क्या है विद्यार्थियों, वार्तिक। वार्तिक का मतलब होता है कि वह सूत्र का सहयोगी है। जहाँ सूत्र काम नहीं करें, जहाँ सूत्र काम नहीं आए, वहाँ पर अपने वार्तिक काम आएंगे। तो ये वार्तिक क्या है कि सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। वाच्यम का मतलब ये वार्तिक, और पर रूपम का मतलब है पर रूप। और सकंद्वादिषु, सकंधु धन आदिषु, आदिषु का मतलब है आदि यानी प्रारंभ का। प्रारंभ क्या हो, सकंधु से प्रारंभ हो। तो विद्यार्थियों क्या है इसकी व्याख्या क्या है, देखिए, सकंधु इत्यादि शब्दानां विषय पर रूपम एकादेश स्यात्। यानी सकंधु आदि जो शब्द है, आदि का मतलब प्रारंभ, तो सकंधु से प्रारंभ होने वाले कुछ ऐसे शब्द, उन शब्दों के विषयों में हमेशा पर रूप एकादेश होता है। यथा सकंधु आदि गण में पठित शब्दों का पर रूप एकादेश होता है। विद्यार्थियों यहाँ बात आ रही है गण की। गण का मतलब होता है समूह। वैसे संस्कृत की बात करें तो इसमें 2 गण होते हैं। व्याकरण में तो अपना एक गण होता है और एक होता है साहित्य। साहित्य का जो गण है वो छंदों से संबंधित होता है, और व्याकरण का जो गण है वो धातु से संबंधित होता है, यानी उसमें कुछ धातुओं का समूह होता है। लेकिन ये जो समूह है ये किसी शब्दों का है। ये कैसा समूह है, शब्दों का समूह है, और इसमें जो शब्दों के समूह में पहला जो शब्द है वह सकंधु है। तभी तो दिया है सकंधु आदि। आदि का मतलब है प्रारंभ का, यानी ऐसा गण, ऐसा समूह किसका, शब्दों का। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पहला शब्द अगर सकंधु हो तो उस गण में पठित यानी पढ़े जाने वाले सारे शब्दों के साथ हमेशा पर रूप एकादेश होता है। जैसे सकदन अंधु क्या बनेगा विद्यार्थियों, सकंधु। इसमें हमें ऐसा लगेगा यहाँ पर कोई दूसरी संधि प्रतीत हो रही है, पर वो संधि होगी नहीं। जैसे हमें यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, लेकिन यहाँ दीर्घ संधि का अभाव होगा विद्यार्थियों, तभी तो ये पूर्व पर रूप है, यानी बाद का जो रूप है वो सीधा उसमें जुड़ जाएगा और दोनों के स्थान पर एक रूप पर रूप ही शेष रहता है। दीर्घ संधि प्राप्त होते हुए भी जहाँ दीर्घ संधि नहीं की जाए वहाँ पर रूप संधि होती है। जैसे सक धन अंधु। तो विद्यार्थियों क यानी पदांत अ है और आगे भी अ है, तो अ धन अ बराबर हमने दीर्घ संधि में आ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आ नहीं होगा बल्कि आगे क्या है, अ है, तो अ का अ ही रहेगा, यानी पर रूप बाद वाला जो रूप है वो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सक धन अंधु क्या बन जाएगा, सकंधु। करक धन अंधु क्या बन जाएंगे विद्यार्थियों, करकंधु।
कुल धन अटा क्या बन जाएगा, उल्टा। इन तीनों उदाहरणों में विद्यार्थियों अगर ध्यान से देखें तो दीर्घ संधि नजर आ रही है, परंतु यहाँ दीर्घ संधि का अभाव है, दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि इसमें बाद वाला जो रूप है, पर रूप है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगला पतत धन अंजलि, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, पतंजलि। जैसे यहाँ ये जो त दिखाई दे रहा है, ये त कैसा है विद्यार्थियों, हलंत है, और संस्कृत में एक सूत्र आपने सुना होगा, हलंतस्य लोप, यानी जो वर्ण हलंत है उसका लोप हो जाता है, तो इस हलंत वर्ण का हम क्या कर देंगे विद्यार्थियों, लोप। तो पतत में त हट जाएगा, क्या रह जाएगा, पत, और पत के आगे क्या जुड़ जाएगी, अंजलि, तो पत के साथ अंजलि जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, पतंजलि। मनस धन ईसा, मनस स हलंत है, लोप हो जाएगा, मन के साथ में अगर ईसा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, मनीषा बन जाएगा। यह विद्यार्थियों पर रूप संधि भी आपकी पूरी हो गई, समाप्त हो गई, और इस तरीके से अपनी स्वर संधि भी समाप्त।